जी नमस्कार। नमस्कार। अरे मैं ये हम दोनों एक ही जगह बैठे हैं ना, जी तो लाइव आ गए। आवाज बहुत आ रही है एक दूसरे की। कोई बात नहीं, अभी सब सेटल हो जाएगा। नहीं इनके पास क्लियर लाइव अभी सब सेटल हो जाएगा। सो वी आर नहीं लाइव नाउ। नहीं इनके साथ ही बैठ जाते हैं। बंदा लाइव कर दिया। आ जाओ तुम वी आर आउट तो लाइव। मधु जी अभी सब सेटल हो जाएगा। सो वेलकम टू द 18th एपिसोड ऑफ दिल की बातें, जो दिल की बात है अनुपम कौरा मिठास की, जो एक कवयित्री है, लेखिका है, टीचर है और फाउंडर है आगाज़े महफिल की। अनुपम के मुझे वो वर्ड्स याद आ रहे हैं उसकी पोइट्री के, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ। सुन ए मेरे जीवन साथी, ये हमारे आज के जो खास मेहमान है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनके लिए है, सुरेश जी और मधु जी के लिए। सुन ए मेरे जीवन साथी, कहनी है तुमसे दिल की बातें, हमसे जो तुम रूठ जाते तो शह कोई भी नहीं भाती, कभी तो बोलो हमसे तुम मीठी मीठी सी कोई बातें, कभी तो बोलो हमसे तुम मीठी मीठी सी कोई बातें, सुन ए मेरे जीवन साथी, सुन ए मेरे जीवन साथी। ये कुछ पंक्तियां हैं, अगर आपको पूरी पोएम पढ़नी है तो दैट इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ आगाज़े महफिल। सो आज के हमारे खास मेहमान हैं, आई मीन दे डोंट नीड इंट्रोडक्शन, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे को अनु ने बताया कि सुरेश जी और मधु जी हमारे मेहमान हैं, तो मैंने सुरेश जी को देखा तो मुझे लगा अरे मैं तो इनको कब से जानती हूँ, जाने मैंने इनको टीवी में देखा है, मैंने इनको कहाँ कहाँ पे देखा है, और एक बचपन, मेरे बचपन के साथ इनका नाता है, मैं इनको बहुत पुराना जानती हूँ। तो सुरेश जी और मधु जी, इससे पहले कि मैं आपके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताऊं, आप जल्दी से, अभी मैंने इतने अच्छे आपको पंक्तियां पढ़ी हैं अनु की, तो जल्दी से दिल की बातें आप एक दूसरे को बोल दीजिए। सुरेश जी क्या कहेंगे दिल की बात मधु जी से? अब दिल की बात हम सार्वजनिक रूप से क्या बताएं। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। दिल की बात तो दिल से ही होती है। वो बात अलग है कि आजकल मन की बात भी लोग आकाशवाणी पर कर रहे हैं, लेकिन हम तो फिर देखो हम तो दिल की बात तो दिल ने कही और दिल ने सुनी। बिल्कुल बिल्कुल। जी मधु जी अब आपके दिल की बात हो जाए सुरेश जी के साथ। हाँ जी, एक मिनट, मैंने आवाज बंद कर रखी है इसलिए। हाँ जी मैं कह रही हूँ शुरुआत करते हैं, आपके दिल की बात सुरेश जी के लिए क्या है? बस आप ये सोच लीजिए कि जो भी कुछ है यही है, मेरे दिल है, दिमाग है, सब कुछ यही है। सब कुछ पंडित सुरेश नीरव। ब्यूटीफुल, ये आपकी बात ना बहुत दिल को छू गई मेरे। वैसे मैं बता दूं ये क्या कहना चाहती है मेरे लिए। ये कहना चाहती है और अपनी सहेलियों से कहती है मेरे लिए कि सखीरी मोए मन के मीत में ले। मतलब बहुत सही पकड़े हैं आपने, अच्छे से पकड़ ली उनके दिल की बात। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंडित सुरेश नीरव जी मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर उनका जन्म वहां पे हुआ, एंड ही इज डीपली कनेक्टेड विद पोइट्री राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। और फिर उसके बाद वो गाजियाबाद शिफ्ट हो गए, और बहुत सारी टीवी सीरियल्स, बहुत सारी पोइट्री, आई मीन मैं अगर अभी उनका प्रोफाइल पढ़ने बैठी तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने उनका पूरा प्रोफाइल हमारे आगाज़े महफिल की पोस्ट में है, और मधु जी का भी, और भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित श्री नीरव का प्रधानमंत्री द्वारा मीडिया इंटरनेशनल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। और बाकी इनका जो पूरा प्रोफाइल है दैट इज एवरीवेयर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और मैंने भी अपने आगाज़े महफिल की पोस्ट में उसको पोस्ट करा है। टॉकिंग अबाउट मधु जी,
मधु जी तो मेरे जैसे नेचर के साथ जुड़ी हुई है। वो चंद्रपुर गांव से हैं, आगरा से, और जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हुई हैं। एंड सो शी इज वेरी वेरी क्लोज टू नेचर, और वो लगता भी है उनको देख के दैट एक नेचर के साथ जो कनेक्टेड बंदा होता है, आप समझ सकते हो कि वो किस तरह का इंसान होगा। बट इसके साथ साथ वो सोशल इश्यूज को भी इग्नोर नहीं करती, उनके बारे में भी वो लिखती हैं। और आप अखिल भारतीय स्वर भाषा संस्कृति समन्वय समिति की सम्मानित सदस्य हैं। सबसे पहले सुरेश जी, मैं ये जी। जानना चाहती हूँ कि कहते हैं होनहार विद्वान के हो टिकने पात, तो ये बचपन से ही जो लेखन की रुचि है, ये मतलब ये अंदर से छिपी हुई जो एक प्रतिभा है, ये बाहर कैसे आई? हाउ डिड यू डिस्कवर इट? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर में मैं दो बातें कहूंगा कि पहली बात तो ये है कि कवि जो है जी बनता नहीं है, कवि होता है। ये बीइंग है, डूइंग नहीं है। कवि होना जो है एक हैपनिंग है। तो जब वो जैसे किसी फूल को कैसे मालूम होगा कि वो फूल है, उसमें अगर खुशबू है तो उसको इसका एहसास तो दूसरे लोग करके बता सकते हैं कि ये फूल खुशबूदार है या नहीं। मैं तो अपनी बातचीतें करता था लोगों से, कभी कभार जैसे स्टूडेंट लाइफ में बाल सभा में हमारे बाल सभाएं होती थी, तो उसमें टीचर कहते थे कि कोई नया सुनाओ, कोई कविता सुनाओ। बड़े कवियों की कविताएं तो सुनाते थे, कभी तो होता था याद नहीं होती थी और नंबर आ गया, मास्टर साहब ने कह दिया। तो ऐसे ही कुछ तो भी तुकबंदियां कर लेते थे और वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो मुझे लगा कि ये तुकबंदियां हो रही हैं तो इसको कविता ही समझा जाए। तो धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर कहीं एक कवि है। और वैसे भी मैं बताऊं कि जब कविता जो है ना आदमी के भीतर की आत्मा की, अगर आप थोड़ा ध्यान से अपने भीतर लौटें, अपने भीतर की यात्रा शुरू करें, अपना आत्मावलोकन करें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर कहीं ना कहीं कविता है। कवि हर कोई होता है। मैं आपको एक बात और कहूँ, जैसे कि जो चुंबक है और लोहा है, तो हर लोहा चुंबक है अगर वो चुंबक के स्पर्श में आ जाए और अपने अणु परमाणु जो बिखरे हुए हैं उन्हें मैनेज कर ले। वैसे हर आदमी कवि है। अगर वो अपने भीतर के संगीत को सुनना शुरू करे तो उसे महसूस होगा कि उसके भीतर कहीं कविता बज रही है, उसके भीतर कहीं कविता का साज बजता है। बस वैसे ही कभी एकांत के क्षणों में, मौन के क्षणों में मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर कविता बजती रहती है, निरंतर बजती रहती है। बस उस आवाज को, उस अनुभूति को मैंने जो रियलाइजेशन था उसको एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की कोशिश की और वहीं से मैं कवि हो गया। सुरेश जी, इनफैक्ट जब अभी आप मेरे को बता रहे थे तो मैं इतने ध्यान से एक एक वर्ड आपका सुन रही थी और मैं वो बहुत सारी चीजों को खोज रही थी। एक दिन मुझे अनु बोलती है कि तू भी लिखा कर ना, लिख लिया कर, मतलब फिर मैंने कहा नहीं यार, वो पोइट्री, वो पोइट मेरे में शायद है ही नहीं है। बट अभी आपने बताया ना कि अगर अंदर के संगीत को सुनना शुरू करो तो आपको अपने अंदर, तो दैट इज व्हाट आई वाज इंट्रोस्पेक्टिंग कि हाँ, कभी शायद मैंने वो अंदर का जो संगीत है उसमें से मैंने अपने अंदर का पोइट खोजा ही नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे हर लोहा चुंबक होता है, बस ये है कि वो अपने आप जो बिखराव है उसको सहेज ले, है ना, तो उसमें चुंबक तो आ जाता है। वैसे हर आदमी में पोइट्री होती है, बस ये है कि आप अपने भीतर जाइए, अब वो चाहे मेडिटेशन से जाइए या कैसे भी जाए। कविता जो है भीतर की यात्रा है। जो आप भीतर जाएंगे, तो भीतर के संगीत को सुनेंगे तो आप महसूस कर लेंगे कविता है। और मैं तो ये बात और कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और डार्विन कहते हैं कि हम सब बंदर की संतानें हैं, होमोसेपियन स्पीसीज के लोग हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स और बंदर के हार्मोन्स लगभग एक से हैं। तो फिर बंदर में और आदमी में फर्क क्या है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदर और आदमी के बीच केवल एक कविता भर का फासला है।
बंदर कविता नहीं कर पाता, आदमी कविता करता है, क्योंकि आदमी अपने भीतर जो उसकी संपदा है, जो उसके भीतर की संपदा है, उसको खोज के बाहर निकालने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, इसलिए वो कवि है। और एक कविता वर्ग का बस फासला है बंदर और आदमी के बीच में, ये मैं बता दूं। कविता जो लोग नहीं लिखते वे कविता का आनंद तो लेते हैं, कविता का आनंद लेते हैं, इसका मतलब उनके भीतर कहीं कविता है। और जब कोई कविता है, हाँ। है ना, रेजोनेंस होता है, जब मेरे अंदर कोई वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन से अगर श्रोता में भी वाइब्रेशन आ जाती है, तो दोनों की वाइब्रेशन जब सिंक्रोनाइज होती है तो उसे साइंस में कहते हैं रेजोनेंस, अनुनाद। हमारा नाद और उसके श्रवण का नाद दोनों में अनुनाद हो जाता है, तो श्रोता और कवि के बीच में एक रेजोनेंस क्रिएट होता है, वो पोइट्री होती है। क्योंकि आप बहुत अच्छे पोइट हैं लेकिन अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपकी कविता बेकार है। और आप कर रहे हैं और श्रोताओं के समझ में नहीं आ रही है तो भी कविता बेकार है। तो ये श्रोता और कवि के बीच में एक रेजोनेंस क्रिएट करने का जो फेनोमेना है, जो घटना है, जो हैपनिंग है, जो डिवाइन हैपनिंग है, यही पोइट्री है, यही पोइट्री का रेसिटेशन। सो कविता वो जो अंदर से आप खोज लो, फिर उसको ठीक से एक्सप्रेस कर लो, और वो एक्सप्रेशन आपका है जो लोगों के दिल को छू जाए। जी बिल्कुल। देखिए, आप ये देखिए कि कविता ही एक ऐसी चीज है, जब आप एकांत दिशाओं में होते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, जब भी तन्हाइयों में होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, तो आप कोई ना कोई फिल्म का गीत गाने लगते हैं, कहीं रामायण की चौपाई गाने लगते हैं, कहीं ना कहीं कोई पोइट्री है जो आपके साथ रहती है, तो वो तन्हाई में आपके साथ होती है, आप कैसे गुनगुनाने लगते हैं, किसी की भी कविता गुनगुनाते हैं, किसी भी फिल्म का गीत गुनाते हैं, तो ये पोइट्री है ना जो आपके सबकॉन्शियस में रहती है। बस उसको निकलने का मौका चाहिए, उसको व्यक्त करने का मौका चाहिए। और एक बात और बताऊं कि हम अपने को व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति का मतलब ये है जो अपने को व्यक्त कर सके, व्यक्त करने वाली क्षमता को ही व्यक्ति कहते हैं। तो जो व्यक्ति है वही अभिव्यक्ति है, और ये अभिव्यक्ति ही कविता है। तो व्यक्ति, अभिव्यक्ति और कविता, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल ही सत्यम शिवम सुंदरम। ब्यूटीफुल। सो मधु जी, आप तो इतनी नेचर के साथ जुड़ी हुई हो, जैसे आपका जो गांव है चंद्रपुर ना, आगरा जिले में, तो उसमें जैसे एक जब कुदरत के साथ कनेक्शन होता है, तो मुझे लगता है कविता खुद ब खुद अंदर से आ जाती है। बिकॉज मैं वैसे बहुत पोइट्री करती नहीं हूँ, पर कभी किसी हिल स्टेशन पे या बहुत नेचर के क्लोज चले जाओ तो वर्ड्स अपने आप ही जाने कहाँ से आ जाते हैं। तो आपको पोइट्री की प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये आपका जो पोइटिक एक्सप्रेशन है उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरा जन्म आगरा में हुआ है, लेकिन मेरी बड़ी पहाड़ों पर है, मेरा पहाड़ों पर प्रकृति है, और प्रकृति में जी, और प्रकृति में जी की वजह से मेरी सारी कविताएं है वो सब प्रकृति के ऊपर है ज्यादातर। और मैं जैसे पिथौरागढ़ है हमारी, ये ना मधु जी आवाज थोड़ी कट रही। अनु, हाँ जी, मैं अनु से बात, अनु आवाज कट रही है। मैं हिंदी वाले पे पहुंचूं, मैं हिंदी वाले पे पहुंचूं। हाँ ठीक है, हाँ, अब आ रही है आवाज। आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। आ रही है? हाँ, अब आ रही है मुझे। मैंने कहा मेरा जन्म हुआ था आगरे, मैंने कहा मेरा जन्म और मेरी सारी जो लाइफ है प्रकृति से जुड़ी हुई है। पढ़ाई की, उसके बाद थोड़ी छत्तीसगढ़ पहुंच गई, वहाँ भी मतलब प्रकृति है चारों, तो अब हो गया है कि छत्तीसगढ़ है, वहीं से मेरे अधिकतर जो कविता वहाँ कविता ऐसे छोटे मोटे करती रहती थी।
और ऐसे छोटा ऐसा कुछ लिख लिया, कोई पैरोडी बना दी। बाकी जो है शादी के बाद ही हुआ है मेरा लिखने का। और सब आपको आ रही है ना मेरी आवाज? आवाज बहुत कट आपको आ रही रही है। है ना मेरी आवाज? आवाज बहुत कट रही है। उधर ही आ, उधर ही आ। तो सुरेश जी, जैसे आप तो मैंने इसके वाले फोन में पूछती हूँ। बहुत आवाज कट रही है। जी। अनु, हाँ, सुरेश जी की आवाज आ रही है, मधु जी की आवाज बहुत कट रही है। सुरेश जी, जैसे आपकी आवाज आ रही है, मधु जी आपकी आवाज कट क्यों रही है बीच में? इधर आए। मैं कह रही हूँ, आप एक साथ बैठ के देखिए जरा, शायद बैठी है ना, वो आवाज वहां से कट रही है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नहीं सुन तो पा रहे, लेकिन मैं इसे फोन को इसको बंद कर रही हूँ। ये देखो कटी नहीं रही है, ये देखो ना, तब तक आप मेरे से प्रश्न आप पूछ मेरे को लीजिए। सुन पा रहे हैं? मेरी हाँ, आवाज मैं आपको clear आ सुन रही पा है? रहा हूँ। हाँ, मैं आपको जी मैं सुन पा रहा हूँ। तो मधु जी भी आप एक सिंगल फ्रेम में आ सकते हैं, क्योंकि मधु जी की आवाज वो जहाँ बैठी है ना, मुझे लगता है वहां पे कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। सो आप एक ही फ्रेम में आ जाए तो दैट इज हाँ, मैं बेटर उनसे है। कह रहा हूँ, उनका फोन वो काट नहीं पा रहा। हाँ, अब आओ ना फिर इधर। आ रहे हैं ना जी। वो? हाँ, दिस इज गुड। ठीक है, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अब अच्छा लग रहा है। पहले तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप क्या कहना चाह रही है, तो एक बार आप फिर से बताएं कि ये आप मतलब आपको पोइट्री की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे पोइट्री की प्रेरणा तो ससुराल आकर ही मिली थी, जब शादी हो अच्छा, गई थी तभी। उससे पहले तो मैं सिर्फ पैरोडियां बनाया करती थी। मतलब वो अंदर हुनर था, वो संगीत आपने हाँ अपने अंदर खोज लिया था पहले ही। हाँ, फिर वो ससुराल आई तो ससुराल में जो है सारे लोग ही कवि थे, देवर भी कवि, ससुर जी भी हमारे मतलब कवि थे, और जी इनका तो है ही, खैर कवि है ही। तो जी फिर जी मन में थोड़ा सा हुआ कि मैं भी लिख सकती हूँ। मैंने लिखा, मेरे ससुर जी ने कहा कह रहे नहीं लिख सकती हो तुम, लिखो लिखो लिखो, थोड़ा और लिखो, ऐसे ही लिखते हैं कभी कविताएं। तो बस उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई इनफैक्ट लिखाई में। या जो पेरेंट्स की इनकरेजमेंट होती है ना, वो हाँ हमें मतलब बहुत आगे तक ले जाती है, सही बात। क्योंकि नहीं, पेरेंट्स, पेरेंट्स ने तो नहीं, हमारे ससुराल वाले ने, वो मतलब फादर ससुराल इन वाले भी लॉज ने मतलब, दिए। हाँ, मतलब इन लॉज हो चाहे पेरेंट्स हो, जो पेरेंट्स की वो एक सपोर्ट होती है ना, वो हमें बहुत मतलब वो हमें निखार के रख देती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो बिल्कुल बिल्कुल सही। या कह रहे हैं। सो सुरेश जी, जैसे आप तो ग्वालियर में थे, फिर ये गाजियाबाद का सफर कैसे हुआ? मतलब कहाँ? ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश, ये एंड व्हाई जी, डिड यू मूव टू बड़ा गाजियाबाद? इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैं बताऊं कि मैं ग्वालियर भी, मेरा जन्म ग्वालियर में रहा, और मैं साइंस स्टूडेंट रहा, लेकिन अच्छा। कविताएं करता रहा। मेरा पूरा बैकग्राउंड साइंस का है, लिटरेचर का नहीं है, जी। लेकिन कविताएं मेरे डीएनए में थी। मेरे डीएनए में थी, मेरे ये याददाश्त मेरे डीएनए में थी कविता की, क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, एक ट्रेडिशनल चला आ रहा था कविता का वो। तो जब वो साइंस कॉलेज में मतलब ऐसा माना जाता था जैसे साइंस का स्टूडेंट कविता लिखे जैसे रेत में कमल खिल जाए, बड़ा एक हाँ अजूबा हाँ चीज जी। है। तो लोग बिल्कुल। कहते थे कि यार साइंस में रह के आप कविता करते हैं, तो जो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन कविता का होता था, तो उसमें हम साइंस के कॉलेज का कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं था। तो जी हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि आप जाइए उसमें भाग लीजिए। तो हमने जब उसमें इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में भाग लिया, तो उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट ज्यादा आते थे, तो साइंस कम पहले स्टूडेंट थे गए। लेकिन जब हमने कविता सुनाई
तो इतनी पसंद की गई कि हमको बेस्ट पोइट का अवार्ड मिला। तो साइंस कॉलेज में हम बेस्ट पोइट रहे, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हमको बेस्ट पोइट माना गया। तो वहां से लगा कि पोइट्री है। फिर हम चूंकि स्टूडेंट थे और साइंस में केवल हम एकमात्र कवि थे, तो जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, साइंस फैकल्टी के जो लोग थे, उनके हम बड़े चहेते हो गए, तो क्या हमारे बीच में एक वैज्ञानिक है जो कविता करता है। नतीजा कविता ये है। रहा कि उन दिनों में जहाँ कॉलेज यूनियनों में कवि सम्मेलन होते थे, वो एक परंपरा ऐसी थी कि छात्र संघ होता था, स्टूडेंट यूनियन, और उनके जी। एनुअल फंक्शन में कवि सम्मेलन जरूर होता था। तो उसमें हमको बुलाया जाता था कि यार कॉलेज में हो रहा है, वो उसको बुलाओ, साइंस स्टूडेंट है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कहीं भी हो, हमें बुलाया जाता था और हम जाते थे। और वहाँ के लोग इसलिए सुनते थे कि उनके बीच में साइंस का कवि आया। तो वहां से कविता की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे जो अच्छे बड़े कवि सम्मेलन थे उनमें भी मुझे बुलाया जाने लगा, वहाँ की जनता के बीच में भी मैं कविता पाठ करने लगा। कुल मिला के ये है कि मेरी शोहरत एक कवि के रूप में हो गई, और हो अपने गई। शहर में मैं एक ऑल इंडिया लेवल का कवि माना जाने लगा। तो तभी यहाँ कादम्बिनी जो मैगजीन थी, हिंदुस्तान टाइम्स की, तो बहुत हमारे बढ़िया यहाँ जो, मैगजीन। हाँ मैगजीन, तो उनको कुछ जरूरत थी अपने एडिटोरियल स्टाफ में कुछ लोगों को रखने की। तो मुझे इनवाइट किया गया कि आप अगर चाहें तो आप यू कैन ज्वाइन कादम्बिनी। तो मेरी इतनी एक इमेज बन चुकी थी, मैं वहां से यहाँ आ गया। फिर 35 साल तक मैंने हिंदुस्तान टाइम्स यू की कैन जॉइन एज कादम्बिनी एन मैगजीन एडिटर। में, जी, यहाँ पर मैं चीफ कॉपी एडिटर के रूप में मैंने काम किया कादम्बिनी में। और फिर रेडियो, टेलीविजन, इसके सीरियल राइटिंग, और विदेशों में भी कविता पाठ करने में जाने लगा। तो चूंकि जब मैं दिल्ली आ गया तो ग्वालियर से छूट गया, दिल्ली आ गए, और उस बीच में इतने सारे मेरे को अवार्ड्स मिले, और मेरी करीब 26 किताबें भी लिखी हैं मैंने। तो इतनी ज्यादा मेरे अवार्ड और किताबें हो गई कि उन्हें रखूंगा। तो सॉरी, गाजियाबाद में, या जीडीए के जो उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि आप गाजियाबाद में रहिए। और चूंकि मैं छोटे शहर से हूँ और मुझे अपार्टमेंट कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर कोई रहे, मेरे नीचे कोई रहे, मुझे सिंगल स्टोरी मकान चाहिए था। तो यहाँ मुझे वो मकान मिला जहाँ धरती भी मेरी है और आसमान भी मेरा है, और जिसे आप कह सकते हैं बंगला है, एक बंगला बने न्यारा सा। तो यहाँ आके फिर मैं गाजियाबाद रहने लगा। इस तरह ग्वालियर से चली यात्रा, दिल्ली में भी मैं गोल मार्केट में रहा, और फिर गाजियाबाद में गोविंदपुरम में रहा। तो इसमें जी शब्द देखिए लगातार आ रहा है, लगातार आए। चाहे ग्वालियर हो, चाहे गोल मार्केट दिल्ली हो, चाहे गाजियाबाद हो, और जी जी उसमें भी गोविंदपुरम। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वो है कि मैं गाजियाबाद आ गया। जी। ये एक अच्छा, मतलब सिलसिला जी, बन गया। जो जी, जी अल्फाबेट है उसका खास नाता है आपसे। जी जी जी, जी। जी लग गया, फिर जी से जी लगा लिया हमने, जी से जी लगा लिया। जी लगा लिया। और मेरा मेरा भी अब आपसे जी लग गया, मेरा भी तो नाम गोगिया है। बिल्कुल सही। तो ये देखिए ना, लोग जबरदस्ती इस चक्कर में, हम लोग तो 4G ऑलरेडी है, 4G है। 4G हो गए। और जी तभी तो सुरेश जी, मतलब जैसे मैंने आपकी वो पिक्चर देखी ना, मैंने कहा अरे मैं तो इनको बचपन से देखती आ रही हूँ। मैंने टीवी पे देखा है, न्यूज़पेपर्स में देखा है, कहाँ कहाँ पे नहीं देखा। सो मधु जी, आप बताएं कि जो नेचर के साथ साथ आप और समाज के कौन से विषय पे ज्यादा लिखना पसंद करती हैं? समाज पे मैं समाज पे बहुत कम ही लिखती हूँ वैसे। जी। सामाजिक कविताएं मेरी बहुत कम होती हैं। लोकगीत, लोकगीत है, पर्यावरण, पर्यावरण पर है, ये ऐसे मैं बहुत लिखती हूँ। लोकगीत मेरे बहुत होते हैं, भजन मैंने बहुत लिखे। अच्छा। तो हाँ, ये बहुत अरे अच्छी वाह। सिंग वो है, ढोलक बजाने में इनका बड़ा वो है, इनको जगह जगह लोग बुलाते हैं, और ये तो भजन फिर हम करती आपको हैं। तो फिर हम आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। ढोलक है क्या अभी घर पे? हाँ नहीं है। है। अगर ढोलक तो बाद बजा में दीजिए ना हमें, हमें लोकगीत या लोकगीत सुना दीजिए, या भजन। सुना, हाँ नहीं सुना दूंगी। ऐसा नहीं है।
हाँ, बिल्कुल पहले सुनाएंगे। तो आज आजकल जो ना ये कोरोना का चल रहा है, इसके ऊपर मैं जी। एक सुनाऊंगी। बहुत जी मन मतलब बिल्कुल अंदर से इतना दुखी हो गया है कि बस जी उसके लिए मैं वो जरूर सुनाऊंगी, तो लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। प्लीज प्लीज हम सुनना चाहेंगे, बताएं। हाँ, तो मैं अभी, हाँ, मैं, हाँ, 1 मिनट में रहिए। तब तक आप जी मेरे से बातचीत कर लीजिए। हाँ जी, तो तब तक हम जी आपका एक आपकी रचना सुन लेते हैं सर। आ गई मैम वैसे। हाँ। अच्छा, एक जो मैंने जो जी वाली बात हो रही थी कि हम जी 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 हैं, जी ये आगाज ये महफिल की जो हमारी संस्थापिका है, फाउंडर है, अनुपम मिठास कौर जी, जी इनके साथ जी भी मेरा एक इत्तेफाक ये है कि मैं इनसे कभी मिला नहीं, ये भी मुझसे कभी मिली नहीं, लेकिन एक मानसिक रिश्तेदारी ऐसी है कि हमको लगता है हम लोग बहुत सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। और जी एक ये भी एक इत्तेफाक है कि इनकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जून है, एक ही है। और यहाँ भी एक कोइंसिडेंस है। तो मेरा अपना मानना है कि हर चीज वो प्री डेस्टाइन होती है, किस क्षण में किसको किससे कहाँ मिलना है, ये सब पहले से तय है। हम आप मेरा इंटरव्यू लेंगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन एक संयोग बना, आज आप मेरे से बातचीत कर रही हैं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और कहीं एक राब्ता, एक इंटीमेसी तो हमारे जी आपके बीच बन रही है, लेकिन ये बनाने वाला तो कोई और है जो बनवा रहा है। तो मैं ये सब मानता हूँ कि ये सब चीजें प्रीडेस्टाइन होती हैं, हम लोग तो सिर्फ टाइम उसके माध्यम होते हैं, कराने वाला तो कोई और ही होता है, ऐसा जिसको मेरा कहते हैं मानना ना है। कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो जी पता नहीं है कि ये डॉट्स कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग तो वो है ना, वी कनेक्ट इंडिया, हम सब एक दूसरे को जोड़ते हैं, कहीं भी जोड़ते हैं, हमारे लोग हों। और साहित्य का तो काम ही जोड़ना होता है, राजनीति का काम तोड़ना होता है, और साहित्य का काम जोड़ना होता है। जोड़ना हम तो होता है अपने साहित्यकार साथ। लोग हैं, हम तो जोड़ते हैं। जी कहीं भी जाए, हम किसी भी कंट्री में जाए, हमको ऐसे ही प्रेम मिलता है, सब जगह फैमिली एटमॉस्फियर मिलता है, क्योंकि हम प्रेम के पैगाम देते हैं, प्रेम के राजदूत हैं, वी आर एम्बेसडर ऑफ लव। यू आर एम्बेसडर ऑफ लव, और आप बखूबी जोड़ने का काम करते हैं। जब आपको लोग जी सुनने आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी कॉमन जी प्रॉब्लम्स को जब आप सामने रखते हैं थ्रू योर पोइट्री, देयर दे कनेक्ट जी विद ईच अदर। जी जी बिल्कुल। और ये सब राजनीति से तो बिल्कुल ऑपोजिट है सुरेश जी। मैं तो बिल्कुल। अनुपम मिठास जी को मतलब सबसे पहले वो कहूंगी कि मुझे उन्हीं ने बुलाया है, अभी तक जी किसी ने नहीं बुलाया। अनुपम मिठास जी ने मुझे बुलाया, मैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, इवन आई एम मैं ये वेरी कहूंगा, थैंकफुल टू नहीं, अनु। मैं अनुपम जी के लिए कहना चाहूंगा कि हीरे की परख जौहरी जानता है, वो बहुत अच्छी जौहरी है, उन्होंने हीरा ढूंढ बिल्कुल, लिया। चलिए, अरे वो कुछ भी हो, मधु जी को दी। आपने हीरा तो समझा, लेकिन आप डर के रहना, हीरे को जो चाट लेता है वो चलता बंदा है। मतलब आप अच्छा व्यंग करते हैं, पर वो ऊपर से एक नंबर नहीं जाती है तो वो भी। आ, मैं शेर हूँ, ये सवा शेर है। दैट्स ब्यूटीफुल। तो मधु जी हो जाए फिर, हाँ, आप हो हाँ कोरोना जी, के जाए। बारे में सुनिए, बात करना हाँ जी, चाह रही हाँ थी। जी, मैं जी आपको सुनाती हूँ। देखिए कितनी मतलब परेशानियां में लोग जी रहे हैं कोरोना से, उसके जी लिए थोड़े मतलब जो भाव आए हैं मुझे, वो मैंने लिखे हैं। जी सुनाइए। सुनिए। करी कोरोना ने देखो सबकी, करी कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास, करी कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास, लील रहा है सारी दुनिया, देखो ये पिशाच, लील रहा है सारी दुनिया, देखो ये पिशाच, मास्क जीवन में आने नहीं देगा कोई आज, मास्क मास्क लगाते ना, मास्क जीवन में आने नहीं देगा कोई आज, करी कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास, करी कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास, बदल रहे हैं रिश्ते नाते, बदल रहे हैं रिवाज,
बदल रहे हैं रिश्ते नाते, बदले रीत रिवाज। चौपट कर डाली दुनिया के, चौपट कर डाली दुनिया के सारे इसने काज। करो करन करी है कोरोना ने, देखो सारी दुनिया उदास करी। कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास, बदले सारे रिश्ते नाते, बदले रीत रिवाज। बदले सारे रिश्ते नाते, बदले रीत रिवाज। ये कोरोना ने देखो सारी दुनिया सुने सुने गांव शहर है, सुना है बाजार। सुने सुने गांव शहर, सुना है बाजार। महंगाई संग बीमारी की, महंगाई संग बीमारी की झेल रहे सब आज। महंगाई संग बीमारी की झेल रहे सब मार। करी है कोरोना ने, देख दुनिया उदास करी। कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास करी। कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास। दूर हुए सब रिश्ते नाते, दूर हुए सब रिश्ते नाते, पास न कोई आता। दूर हुए सब रिश्ते नाते, पास कोई ना आता। हाथ मिलाने से पहले ही, हाथ मिलाने से पहले ही सबका मन घबराता। करी कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास करी। कोरोना ने देखो सारी दुनिया उदास। बस इतना ही लिखा है। थोड़ा बहुत मतलब दुखी दुखी हो गए हैं लोग, बाकी मधु जी Thank you. आपने ना हाँ जी, मतलब हाँ। इसमें सारे एलिमेंट्स वो डाल दिए हैं, सारे एलिमेंट्स वो डाल दिए हैं कि मतलब इस तरह लग रहा है कि जैसे आज हम जो जिंदगी को जी रहे हैं, आपने अपनी पूरी वो पंक्तियों में उस जिंदगी का सार बता दिया है हमें। यही तो हो रहा है, इतना 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 टाइम हो गया हम हाँ। अपनों से मिले नहीं। मैं अपने ब्रदर सिस्टर सही से बात अपने है। I haven't और met, सारे रिवाज भी चेंज हो गए, शादियां हो सारे रही हैं रिवाज तो चेंज अलग हो गए। अलग, मतलब कोई मतलब मजाक सी बन गई है। शादी क्या हो रही है, मजाक हो रही है। हाँ, और हाथ जो भी कोई मिलाना, है, हाथ मिलाना भी एक वो बिल्कुल अब हाँ, वो पैर नहीं छू सकते, हो गया है। हाथ नहीं मिला सकते। बच्चे हैं पैर छूने की, जिनको बच्चों को आदत डाली थी, अब वो बच्चे वो सब भूल गए वो रिवाज कि भी पैर बदल कैसे गया। छुए जाते हैं। सारे रीति रिवाज बदल दिए। मतलब अगर हम इसको न्यू नॉर्मल बोले तो ये न्यू नॉर्मल भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हम जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, अब हर चीज एक नए सिरे से सीखना, इट्स वेरी टॉर्चरिंग एंड इट्स वेरी आई मीन बट एनीवे वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो बहुत बहुत बढ़िया, मतलब इतना टच कर गई मुझे ये जो आपने वर्ड्स को परो के और इतनी खूबसूरत ये प्रोडक्ट तैयार करा और इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करा है दैट एक एक चीज आई कुड रिलेट। अपनी जिंदगी में जो हो रहा है मैं एक एक चीज से रिलेट कर पा रही हूँ। चलिए फैबुलस एंड मैं थैंक यू फॉर इसके प्रेजेंटिंग। बाद ही आपको एक वृक्ष पर भी सुना दूंगी कि जी, वृक्ष पहले को मैं देखकर पहले है। सर से, नीरज जी से हाँ सुन लूं। सर से, हाँ पहले सर हाँ, से कर ली। एक रचना सर से और फिर उसके बाद हाँ जी। सर सुनाइए। चलिए, आज के इस दौर में, माहौल में मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी हम झेल रहे हैं आज, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अगर, जैसे हमको अगर टेम्परेचर हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, तुरंत चाहते हैं कि फीवर डाउन हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये करते करते। लेकिन अगर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमको उसकी चिंता नहीं है। जबकि आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, अगर वो बीमार होगी तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हमने इसे कभी नहीं सोचा। हमने हमने इस एंगल से कभी नहीं सोचा जी।
हाँ, तो इस एंगल से सोचना चाहिए कि आप जिसमें आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर के लिए तो बहुत सोचते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो आपको लग रहा है वो आपकी घटना नहीं है, जबकि वो आपकी ही घटना है, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के निवासी हैं। आपने अपने जल, जंगल, जमीन तीनों को नष्ट कर दिया, नदियों को प्रदूषित कर दिया, नदी आज नाले बन गए। आपने हवाओं को प्रदूषित कर दिया, जिसमें आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसा जहर तैरता है। तो आपने जंगल काट डाले, जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सकती थी, जो आपके फेफड़े थे, पृथ्वी के फेफड़े थे वृक्ष, उनको काट दिया। तो मैं एक रचना सुनाता हूँ जो ग्लोबल वार्मिंग पर है, क्योंकि मैं जी जी। कुछ नए सब्जेक्ट लेकर आता हूँ। तो देखिए, और हम तरक्की भी कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस भी है। तो आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं, आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं, टूटती ओजोन परतें रोज आसमानों में, ओजोन में छेद हो गया, ओजोन लेयर में, जी टूटती ओजोन परतें रोज आसमानों में, आतिशों की बारिश है, प्यास के तराने हैं, आतिशों की बारिश है, प्यास के तराने हैं, आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं, घुलता आर्सेनिक है, अमोनिया है पानी में, नदियों को हमने कर दिया आर्सेनिक, जहर, संकिया, घुलता आर्सेनिक है, अमोनिया है पानी में, पी के विष कुदरत के कर्ज सब चुकाने हैं, पी के विष कुदरत के कर्ज सब चुकाने हैं, गलते हुए ग्लेशियर हैं, हाफते मुहाने हैं, सूखती सी नदियों के लापता ठिकाने हैं, सूखती सी नदियों के लापता ठिकाने हैं, कटते हुए जंगल के लापता परिंदों को, कटते हुए जंगल के लापता परिंदों को, आंसुओं की सूरत में दर्द गुनगुनाने हैं, आंसुओं की सूरत में दर्द गुनगुनाने हैं, एटमी प्रदूषण के कातिलाना तेवर है, एटमी प्रदूषण के कातिलाना तेवर है, पांव बूढ़ी पृथ्वी के अब तो डगमगाने हैं, पांव बूढ़ी पृथ्वी के अब तो डगमगाने हैं, आज की तरक्की के रंग ये सुहाने हैं, डूबते जहाजों पर तैरते खजाने हैं, गलते हुए ग्लेशियर हैं, हाँफती सी नदियों में, सूखती सी नदियों के लापता ठिकाने हैं,
आज की तरक्की के रंग ये सुहाने। तो हमने डेवलपमेंट के नाम पर अपने एनवायरनमेंट को जो डिस्ट्रॉय किया, जो नष्ट किया, पृथ्वी आज कसमसा रही है, तड़फड़ा रही है, सिसक रही है। और उसके ये आंसू ही हैं जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो वायरस बनकर आपको बता रहे हैं कि तुमने हमें दुख आपको दिया बता रहे। और तुमको भी उतना दुख मिलेगा, क्योंकि तो इतना, प्रकृति से छेड़छाड़ करना। जी इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन और उतनी अच्छी आवाज नीरव जी। और मतलब, और इसमें आपने एक सेंटेंस था कि ये जहर तो पीना पड़ेगा। जी जी मतलब मैं सोच रही थी ये जहर अब इसलिए पीना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो। जी 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 अल्टीमेटली वी नीड टू बैलेंस इट। बैलेंस होगा तो फिर से धरती पे खुशहाली आएगी। बट इंसानों ने बिल्कुल जब ये बिल्कुल। इतना क्योस क्रिएट करा है, तो वो जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो वो वायरस के रूप में हम सब फेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ये समझिए ना कि हमने जो विकास का समंदर बनाया, उसका जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो जहर निकला है, तो हमको शिव बनकर उसको मानव कल्याण के लिए पीना भी पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हम ही ने बिल्कुल। अगर अमृत लिया है तो विष भी हमको ही पीना पड़ेगा। ये तो समुद्र मंथन हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली अमृत अमृत आप ले लें, आपने उसमें विष जो लिया है वो भी शिव की तरह धारण करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। तो आज मनुष्य जो तो है वायरस के रूप में वो जहर हमको पीना पड़ रहा है, स्वेच्छा से पिए हैं या मजबूरी में पिए हैं, लेकिन प्रकृति ने तो अपना न्याय कर दिया, राइट। ऐसा मैं मानता हूँ। ब्यूटीफुल। तो आई एम टच्ड। या सो नीरव जी, अभी एक बार फिर से आपके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि जो 3 भूमिका आपने खास निभाई है। जैसे वो आपने मैगजीन में भी बीइंग एन एडिटर, बीइंग अ जर्नलिस्ट जी एंड बीइंग अ पोएट। तो इसका ये सॉरी, तालमेल कैसे बिठाते थे? और मतलब एक कवि कैसे एक संपादन से हावी हो गया? इसके बारे में हमें बताइए कि बीइंग अ पोएट, जो आपका कविता है, देखिए, वो संपादन में कैसे हावी रहा? सम, मेरा अपना मानना है कि संपादन भी जो है ना, साहित्य की सेवा है। और जो अच्छा जी, साहित्यकार होता है वही संपादक अच्छा हो सकता है। हमारे बिल्कुल। जो जर्नलिज्म में आप देखें, पहले जितने भी लोग हुए, वे अब बहुत अच्छे साहित्यकार थे, इसलिए वो संपादक हुए। क्योंकि जब आपके पास खुद ही क्रिएटिविटी नहीं है तो आप दूसरे की क्रिएटिविटी को कसौटी पर कसने की क्षमता कैसे लाएंगे? आपके कैसे अंदर लाए? वो दृष्टि कैसे आएगी? तो एक क्रिएटिव तो पहले उसे होना ही पड़ेगा। अगर वो क्रिएटिव है तभी वो क्रिटिक हो सकता है, और क्रिटिक होगा तब वो एडिट कर सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी चीज को पैदा करते हैं। हम किसान हैं, हमने फसल पैदा की, लेकिन बाद में उसको छान फटक कर उसका भूसा अलग करते हैं और जो अच्छे दाने हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वैसी रचना में अगर किसी के कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको या तो तराश देते हैं, उसको खूबसूरत बना देते हैं, या उसको हटा देते हैं। तो ये एडिटिंग है। लेकिन एडिटिंग तो तभी आएगी ना जब वो आदमी के भीतर खुद एक क्रिएटिविटी की दृष्टि हो। तो संपादक होना और कवि होना दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एक उसे चित्त से देखें या उसे पट से देखें, हेड एंड टेल है ये तो, इसलिए दोनों अलग नहीं है। तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो भूमिकाएं अलग दिखती जरूर हैं, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, बल्कि ये पहले दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंड्स हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। एक दूसरे के बिना इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये को existing। एग्जिस्टेंस है। अगर ये जो अच्छा पोइट है वो अच्छा एडिटर हो सकता है, वो अच्छा राइटर हो सकता है। ये है कि उसको जैसा काम मिल जाए वैसा वो कर सकता है। और अच्छा डायरेक्टर भी वही हो सकता है, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी वही हो सकता है जिसके भीतर क्रिएटिविटी हो। ऐसा या मेरा मानना है। यही अभी मेरे दिमाग के भी ना वो बत्तियां जल रही हैं। जो जैसे आपने बताया ना, तो वो बत्तियां धीरे धीरे जल रही है कि अगर क्रिएटिविटी आपकी पॉकेट में, दूसरे की क्रिएटिविटी को जज करने या उसको जानने के लिए, उसको क्रिटिक के रूप में देखने के लिए, एक वही क्रिएटिविटी आपकी पॉकेट में भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बिना उसके आप कैसे कर सकते हैं? अगर यस। आपके, है ना, आपके भीतर अगर क्रिएटिविटी नहीं है, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे आप कहते हैं कि बांसुरी में संगीत निकलता है, तो बांसुरी में संगीत नहीं है।
संगीत तो आपकी सांसों में है ना, जिसको आपने बांसुरी में डाल दिया तो वो संगीत बन गया, है ना। और ये संगीत आपकी जो सांसों में भी जो आ रहा है वो ब्रह्मांड से आ रहा है, क्योंकि आपको सांसें मिल रही हैं, सांसों का संगीत है, उसको आपने बांसुरी में डाल दिया है, तो वो आपके भीतर का संगीत, बाहर से नहीं आया। और बांसुरी में संगीत नहीं है, लेकिन बिना बांसुरी के भी संगीत नहीं निकल सकता, क्योंकि माध्यम तो चाहिए दिखाने के लिए। तो पोइट्री हो, उसके लिए एक मीडियम चाहिए। किसी भी क्रिएटिविटी को जो अमूर्त है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसे दिखाने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो माध्यम होता है कवि, या वो माध्यम होता है संगीत, ऐसा मेरा मानना है। तो या पोइट्री, एडिटिंग, बीइंग एन एडिटर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, और चाहे ये एक इंडिपेंडेंट है, येट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट। ब्यूटीफुल। तो मधु जी, अब आप बताइए कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, इसके कुछ खूबसूरत पल शेयर करिए मेरे साथ। देखिए, मेरे साहित्यिक पल जो एक मिनट, सॉरी, आपने जो खूबसूरत पल कहा है, उसका जो है, ये पल जो है हमारे सबसे पहले शुरू हुआ है कलकत्ता से। अच्छा। मैंने लिखा, सुनाया, टीवी पर भी गई मैं, रेडियो पर भी मैंने सुनाया, लेकिन सबसे अच्छा जो पल था वो कैलकाटा में था। वहां पर विज्ञान की कविता सुनने को मिली। मतलब जब उसमें वैज्ञानिक आए थे, 24,000, 28,000 आए थे उसमें। उसमें मुझे कविता पढ़ने का मौका मिला, और उसमें मुझे आपके मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो सबसे पहली बार वहां पर मुझे कविता पढ़ने का मौका मिला, वो सबसे अच्छा पल था। उसके बाद मैं रुड़की गई, रुड़की में भी बहुत अच्छा क्लाइमेट भी अच्छा है वहां पर। तो उसके बाद भोपाल में भी कविता पढ़ी विज्ञान की। फिर मैंने वहाँ भिलाई में, बिलासपुर बिलासपुर में पढ़े। तो ऐसे ही मतलब ये पल फिर आए। तो जब इतने अच्छे अच्छे मौके मिले पढ़ने के लिए, तो लिखने की और जिज्ञासा जाए मतलब हो गई कि और लिखूं मैं शायद लिख सकती हूँ, मैं सुना सकती हूँ। ऑब्वियसली जब एक पुश मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, तो और इंसान के अंदर फिर और वो एक करेज आता है लिखने का। हाँ, जब तक नहीं मिलती है तब तक अब कोई देखे नहीं। अब क्यों मेरी कविता लिखने की शादी के बाद इच्छा जाहिर, क्योंकि हमारे घर पेरेंट्स के यहाँ तो नहीं था ये माहौल। ससुराल में आए तो ऐसे ही गुनगुना रहे हैं, तो पैरोडी सी कर रहे हैं, गाने की तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। तो हमारे ससुर बहुत, वो हमारे साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा, अरे तू कविता लिख सकती है, तू लिखना शुरू कर। क्योंकि मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी, मैं 15 ईयर्स ओल्ड थी तो मेरी शादी हो गई थी। मैंने फिर मैं पढ़ाई भी इन्हीं के घर आके की। मेरे ससुर ने कहा पढ़ाओ, या मैंने 8th क्लास 9th 10th सब आगे इन्हीं के घर में आके पढ़ाई शुरू की। फिर वो ही पढ़ाते थे, मेरे देवर मुझे पढ़ाते थे, मेरे मतलब जेठ ने भी पढ़ाया, जेठानी ने, ससुर भी पढ़ाते। मतलब हमारे ससुराल में पढ़ाई का बहुत था। तो उन्होंने ही कविताओं का भी लगाने के लिए, लिखो तुम ऐसे ही लिखोगी। एक मैंने हार जीत की लिखी, बहुत पुरानी मतलब कविता है। तो वहीं से उन्होंने कहा नहीं लिख सकती हो, और फिर लिखने का मन चाहने लगा। फिर उसके बाद एक आध प्रोग्राम टीवी के मिले, फिर उसके बाद वो रेडियो का भी प्रोग्राम मिला। तो फिर मिलते चले, फिर ये कैलकाटा का भी मिल गया, फिर तो और ज्यादा बढ़िया लगने लगा। हाँ, कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मिल जाए तो उसको कहते हैं ना, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तो मतलब ये तो मैं मतलब आई कैन इमेजिन दिस खूबसूरती कि आप जब ससुराल में आई तो आप इतनी यंग थी, आपको वहां पे टीचर्स भी मिल गए, आपको पोइट्री का माहौल भी मिल गया, पोइटिक एक्सप्रेशन के लिए इनकरेजमेंट भी मिल गई। तो सब कुछ मतलब आपको एक बहुत एक फुल फ्लेज, जिसको कहते हैं ना, एक फुल फ्लेज। नहीं, मेरे ससुराल में बहुत सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे देवर भी करते थे मुझे सपोर्ट। अरे नहीं ऐसे नहीं, मजाक भी उड़ाते थे। ऐसे नहीं है कि वो जो गलत लिखते जाती थी, गलतियां भी बहुत करती थी। जब फैमिली में मजाक ही ना उड़े तो फिर हाँ जी। हाँ, वही से फिर बाकी मतलब इनसे हुआ ही, जो भी मतलब जैसे गलत सलत किया तो सुधार भी यही कराते थे। अब इन्हीं से सारे सीखते आगे।
तो आप जो संपादन रचना के लिए- सुनाना, मैं हाँ जी, संपादन का कार्य घर पर भी करता हूँ। मैं वो एडिटिंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की तरह। मतलब आपका तो फुल टाइम, योर जॉब नेवर एंड्स। एंडलेस। ग्रेट। तो मधु जी, एक जो आप हमें एक कविता सुनाना चाह रही थी। हाँ, मतलब वृक्ष वाली कविता है, कविता। वृक्ष की है। जी। मतलब मेरे घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है, तो जब यहाँ गोविंदपुरम में आई थी तो ऐसी देखते देखते वो मन में आया कि इसके लिए भी एक कविता लिखी जा सकती है, तो मैंने लिखी। कविता है, सुनिए, वृक्ष। आज जब मैंने ध्यान से निहारा सामने खड़े वृक्ष को, आज जब मैंने ध्यान से निहारा सामने खड़े वृक्ष को, तो मेरे दिमाग में एक विचार सूझा कि त्याग और बलिदान का जवाब होता है पूजा। त्याग और बलिदान का जवाब होता है पूजा। वृक्षों को पूजने की हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, क्योंकि हर वृक्ष त्याग और तपस्या की जिंदा कहानी है। अब आप देखिए कितना त्याग करता है वृक्ष। तपती धूप हो या कि ठिठुरती छांव, तपती धूप हो या कि ठिठुरती छांव, अनवरत अपने आप को बांटते रहने का नाम है वृक्ष। अनवरत अपने आप को बांटते रहने का नाम है वृक्ष। बेड़ी कौन बांध सका है समय के पांव में, बेड़ी कौन बांध सका है समय के पांव में, इतिहास के अनेक रथ गुजरे ठहरे हैं वृक्ष की छांव में। इतिहास के अनेक रथ गुजरे हैं ठहरे हैं वृक्ष की छांव में। कृष्ण की बंसी, अब देखिए एक वृक्ष कितने काम आता है। कृष्ण की बंसी या कि चिता की धधकती आग, कृष्ण की बंसी और चिता की धधकती आग निरंतर वृक्ष के देते रहने की मुद्राएं हैं। आंधी पतझड़ हवाएं, आंधी पतझड़ हवाएं पेड़ के दान की तर्ज है। इंसान के सीने पर वृक्षों का बड़ा कर्ज है, इंसान के सीने पर वृक्षों का बड़ा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए हमें मन में त्याग का बीज बोना होगा, और वृक्ष का कर्ज चुकाने के लिए हमें खुद वृक्ष होना होगा, हमें खुद वृक्ष होना होगा, हमें खुद वृक्ष होना। ये मेरे अरे बहुत ये मेरे को खूबसूरत, मतलब हमें वृक्ष इतना बलिदान देता है, हमें हर टाइम शेल्टर देता है, तो हमें भी तो वो हाँ, वाली क्वालिटीज अपने अंदर इनग्रेन करनी होंगी। सही बात है। और ऐसे ही मैंने बहुत वृक्ष के ऊपर तो कई लिखी हैं, तो वो बाकी फिर कभी सुनाएंगे। यही तो खूबसूरती है, क्योंकि आप नेचर के इतना क्लोज रही हैं, तो हाँ, तो नेचर को तो मैं, मतलब क्योंकि मैं बेसिकली आई एम अ वेरी वेरी विलेज पर्सन। आज मेरा बस चले तो मैं एक गांव में जाके बस जाऊं, मेरे को इतना अच्छा लगता है गांव। तो क्योंकि वो बिल्कुल ना आपको आपको रूट्स के साथ बांध देता है, तो क्योंकि मैं आप तो नेचर। अधिकतर जंगलों में ही रही हूँ, मैं तो जी। अधिकतर जंगलों में ही रही हूँ। पहले यहाँ भी गोविंदपुरम में भी आई थी, तब भी जंगल था। हाँ। ईडी हाट में रहे, वहां भी जंगल था। फिर हम लोग जगदलपुर गए, वहां भी जंगल था। मैं जंगलों में ही रही हूँ और जंगलों से ही सारा कुछ मिला। सारा कुछ वाइल्ड मिला गर्ल, वाइल्ड गर्ल, या वाइल्ड गर्ल। या एक ना पंजाबी में मुहावरा है, एक पंजाबी में मुहावरा है, मेरी मम्मा बहुत बोलती हैं वो, हाँ खीर जी, खाने को खीर मिल जाती है। हाँ, जिनको खीर पसंद होती है ना, उनको कहीं ना कहीं से खीर मिल जाती है। तो आपको हाँ, नेचर इतना पसंद है कि आपको नेचर नेचर मिल जाता मिलता नेचर रहा। में। बिल्कुल। ब्यूटीफुल। तो नीरज जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैं एक करियर काउंसलर हूँ। तो क्या है ना कि आजकल जो बच्चे हैं, मतलब मैं उन बच्चों के बारे में क्या बात करूं, मैं अगर अपने बारे में भी मैं बात करूं, हम अपनी एज ग्रुप के लोगों के बारे में, तो एक ये रहता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये करके देख लेते हैं, वो करके देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो फोकस होता है ना, कि आप कुछ कर रहे हो तो उसकी तरफ फोकस, और उसी फोकस के साथ आप आगे बढ़ते जाओ, वो स्पेशली आजकल के जो यंग जनरेशन हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बहुत कम है। आज कुछ करने का सोचती है, 4 दिन बाद उनका प्लान कुछ और होता है करने का। तो एक चीज वो लग के नहीं करते, तो उस फोकस के बारे में, उस केंद्रित होके एक एक चीज पे काम करते रहना कंसिस्टेंट बेसिस पे, उसके बारे में आप क्या एडवाइस देंगे?
जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो जी इसका उत्तर, पहली बात तो यह है कि अ, इतना तो आपने भी देखा होगा कि जैसे शांत कहीं झील है जी और चांद निकला हुआ है, तो चांद आसमान में तो होता ही है, उस झील जी के दामन में भी आ जाता है। शांत झील हो तो आपको चांद आसमान में नहीं, नदी में भी दिखाई देता है। है क्योंकि वो शांत नदी है। लेकिन आपको समुद्र में नहीं दिखाई देता, क्योंकि समुद्र में लहरें आती रहती हैं। तो कोई भी बिंब तब बनता है जब कोई चीज स्थिर होती है। तो अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, तो हमारे भीतर की कोई चांदनी नहीं खिल सकती, फिर केवल लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और उसे कहा है उत्थई उत्थई लीयंते दरिद्राणाम मनोरथा। एक दरिद्र आदमी के मन में जैसे विचार आते रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, फिर मैं वो कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, और बाद में फिर उसका सपना टूट जाता है, वो वहीं के वहीं रहता है। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे चीज जरूरी है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अगर आपके भीतर कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक अच्छी सब्जी भी नहीं बना सकते अगर घरेलू नहीं महिला बना है, सकते। अगर उसका ध्यान कहीं और है, मालूम पड़ा उसने नमक ज्यादा डाल दिया या नमक डालने ही भूल गए। हर चीज में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, और इस कंसंट्रेशन को ही हमारे यहाँ ध्यान कहा गया है। ध्यान ध्यान यानी मेडिटेशन। तो आज जो व्यक्ति है वो कंसंट्रेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाहर की जिंदगी जी रहा है, वो भीतर जाता ही नहीं है अपने। वो ड्राइंग रूम में ही है, अपने जो अंतर कक्ष जो उसका है, इनर रूम है, वहां तक जाता नहीं है। वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसने हमको कॉम्पिटिटिव बनाया है, प्रतियोगी बनाया है कि भाई वो फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो क्या है, फर्स्ट डिवीजन आने का मतलब ये है कि आपको अन्य लोगों को पराजित करके आगे बढ़ना है। तो ये जो एक भावना है, प्रतियोगिता की जो भावना है, इसने आदमी के एम्बिशंस को इतना बढ़ा दिया कि वो जो नहीं है वो होना चाहता है। तो उस जो नहीं है वो जो होना चाहता है, और वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो है वो वही हो पाएगा। अगर आप गुलाब का फूल है तो आप मोगरा का फूल नहीं हो सकते। अगर होने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं जो ओरिजिनलिटी की जो ब्यूटी है, कि एक ताड़ का वृक्ष है, आप देखते हैं खजूर का वृक्ष है, वो लंबाई में चला जा रहा है और ऊपर उसके केवल पत्ते हैं, नीचे कुछ नहीं होता। लेकिन जी आम के वृक्ष में क्या है कि वो नीचे ही शाखाएं गिरी रहती हैं। और अगर आम का वृक्ष ये सोचे कि मुझे ताड़ का वृक्ष होना है, मुझे पाइन जो है यूकलिप्टस बनना है, और वो अपनी सारी पत्तियां गिरा दे, तो आम का वृक्ष कितना बदसूरत दिखेगा। क्योंकि वो जो है वो नहीं होना चाहता, वो होना चाहता है जो नहीं है। तो हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमको पहले तो एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट आई एम, हम हैं क्या, उसे केवल एक्सप्लोर करें। आपको इसलिए कि आपका पड़ोसी का लड़का इंजीनियर है, तो मुझे भी इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो जो हम जी नहीं है वो होने की जो कोशिश करते हैं, उससे हमारे अंदर कंसंट्रेशन तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी रूट्स तो है नहीं, हम मनी प्लांट हैं। हम हमारी कोई जड़ नहीं है, हम बस गमले में, हम बोनसाई हैं। लेकिन अगर जी हम अपनी जमीन से जुड़े होंगे, तो हम जो भी हैं, हम अपना नेचर में अपनी ब्यूटी दिखा पाएंगे, और बहुत ध्यान से मग्न होकर अपने जीवन को जी पाएंगे। तो जब हमारे जीवन में ध्यान होगा, तो ध्यान से जो है, जो संपन्नता घटित होगी, उसे हम कहते हैं संपदा। संपदा का मतलब एक तो धन है जो बैलेंस बैंक में है, उसको हम धन कहते हैं। लेकिन संपदा उसे कहते हैं जो हमारे भीतर होता है। तो जो भीतर जी की संपदा है, वो तब आती है, और उसको कोई डकैती नहीं छीन से सकता, कोई नहीं छीन सकता, वो आपके साथ रहती है। और तन्हाई के क्षणों में, आइसोलेशन में, एकांत में, जब आपको जब होता है ना कि आप कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से लाए, तो जो आपकी संपदा है ना, उसको आप इनकैश करते हैं, वो आपका पेटीएम कार्ड है जो आपके भीतर है। तो हम अगर अपने भीतर की भावनाओं को सहेज कर रखें और उसकी बात को सुने, तो हमारे अंदर ध्यान आएगा, क्योंकि ध्यान हमारे ध्येय के साथ जुड़ा है। ध्यान, ध्येय, धारणा, प्रत्याहार, और उसके बाद समाधि घटित होती है। हम बिल्कुल आनंद के क्षणों में जाते हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगिता के क्षणों में होते हैं, तो हम फोकस कर ही नहीं पाते। कर ही फोकस नहीं करने सकते। के लिए बहुत जरूरी है कि
कि हम अपने भीतर से जुड़ें, भीतर की यात्रा करें, भीतर के संगीत को सुने, तो अपने आप जो है, भले ही हमको द्रोणाचार्य जैसा गुरु न मिले, लेकिन एकलव्य जैसी एकाग्रता होगी तो अर्जुन को पराजित करने की दमखम हमारे अंदर आ जाती है। सब एकाग्रता से आती है, कंसंट्रेशन से आती है। ये कंसंट्रेशन लगन से आती है, लगन आदमी के संस्कार से आती है, संस्कार उसके विचार से आते हैं, विचार से व्यवहार बनता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आदमी को वो होना चाहिए जो कि वो है, या जिसके जो लिए है। उसको पैदा किया गया है। वो दूसरे की नकल करके जिएगा तो उसमें कभी वो फोकस नहीं कर पाएगा। ये मेरा ब्यूटीफुल। अपना विचार है। नहीं, ये इनफैक्ट ये जो आपका विचार है, मुझे लगता है कि यही विचार है, यही एक अटल जी। सच भी है कि आप जो हो आप उसी पे ही फोकस करो और उसी को ही निखारो। जी, मैं तो ये ऐसे ही सोचता हूँ। हाँ, बिल्कुल उसी को ही निखारो, क्योंकि एक तरबूज है और एक आम का पेड़ है। तो एक लड़का था ना, वो एक नीचे छांव में बैठा था, तो कहते कि भगवान ने ये कैसी कैसी ये रचना रची है कि छोटे छोटे आम और इतने बड़े पेड़ पे लगा दिए, और ये इतना तरबूज और इतना छोटी बड़ा छोटी बड़ा केले इनको। तो उतनी देर में उसका आम एक सर पे आ गिरता है, उसको बड़ी चोट लगती है। तो वो देखते किसी ने पत्थर मारा है क्या, तो देखते हैं एक आम गिरा पड़ा है। तब उसको समझ में आती है कि यहाँ पे अगर तरबूज लग जाता तो उसके सर का क्या हाल होता। तो, वही तो है, जो भी सिस्टम नेचर ने क्रिएट किया है, वो जो जी क्रिएटर है जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसने जी सृष्टि को बनाया है, वो उसके मुकाबले लेआउट तो आप बना नहीं सकते। आप चाहे कितना वास्तुकार में आ जाए या कुछ भी इंजीनियर हो जाए, आर्किटेक्ट हो जाए, लेकिन ईश्वर से बड़ा तो आप नहीं हो सकते। ईश्वर से बड़ा विश्वकर्मा तो आप नहीं हो सकते। वो नहीं हो सकते, विश्वकर्मा है, बिल्कुल। उसने विश्व को बनाया है। या किस चीज को कहाँ रखना है ये उसको मालूम, सब कुछ सो उसकी वी व्यवस्था में है। मस्ट, सो हमें भी अपनी यूनिकनेस को समझना चाहिए कि हम क्या हैं, रादर देन जी। उस रैट रेस का पार्ट बनने में। ब्यूटीफुल। तो एक रचना अब आपसे नीरव जी हो जाए। जी, सुना देता हूँ। जी क्योंकि ऐसी आ, मेरा अपना मानना है मैं एक रचना देता हूँ जो आपको कहीं भीतर तक ले जाएगी, मेडिटेशन भी कराएगी और कविता भी होगी, देखिएगा। जी कौन है जो इस जहां में जान पाया है मुझे, कौन है जो इस जहां में जान पाया है मुझे, शुक्रिया नगमा जो तूने रोज गाया है मुझे। हम कविता नहीं करते, कविता हमको करती है। जो गीत मैं लिखना चाहता हूँ वो गीत मुझको लिखता है। जी अगर ये है तो डूबता हूँ रोज खुद में, मेडिटेशन, डूबता हूँ रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ, डूबता हूँ रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ, दिल बेचारा खुद कहाँ ये ढूंढ पाया है मुझे, डूबता हूँ रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ, दिल बेचारा खुद कहाँ ये ढूंढ पाया है मुझे। और ये आप सुनिएगा, कैनी जी पर्यावरण पर केवल 2 लाइन जिसने मुझे एक बहुत फेमस किया पूरे विश्व में। मेरी ये लाइनें पहले पहुंच जाती हैं, मैं बाद में पहुंचता हूँ। मैं बात कहता हूँ, देखिए, एनवायरनमेंट पे, या डेवलपमेंट, कि कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है मुझे, वाह। कितने जंगल
कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है मुझे। आंसुओं की केमिस्ट्री देखिए आप, क्या है केमिस्ट्री आंसू की। ध्यान से सुनिएगा कि आग है पानी के घर में, आग है पानी के घर में, आंसुओं की शक्ल में। आग है पानी के घर में, आंसुओं की शक्ल में। इसकी मीठी आंच ने पल पल जलाया है मुझे। आग है पानी के घर में, आंसुओं की शक्ल में। इसकी मीठी आंच ने पल पल जलाया है मुझे। और एक संघर्षरत आदमी जो स्ट्रगल करता है और फिर अगर मान लीजिए बिल्कुल सफलता तक पहुंचता है और अगर असफल हो जाता है तो क्या कहेगा वो, कि मैं अंधेरों से लड़ा हूं उम्र भर एक शान से। मैं अंधेरों से लड़ा हूं उम्र भर एक शान से, और ये किस्मत की सूरज ने बुझाया है मुझे। मैं अंधेरों से लड़ा हूं उम्र भर एक शान से, और ये किस्मत की सूरज ने बुझाया है मुझे। और एक शेर, जिंदगी क्या है मृत्यु क्या है, बहुत कठिन प्रश्न है। पंचभूत के तत्व अग्नि जल वायु प्रकाश, इसे एक शेर में मैं कहता हूं कि क्या है। एक फकीर जिंदगी क्या फलसफा बताता है। उसने कुछ मिट्टी उठाई, उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। जिंदगी का फलसफा ऐसे बताया है मुझे। उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। जिंदगी का फलसफा ऐसे बताया है मुझे। और हम जो गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो हमारी परंपरा ये कहती है कि हम नहीं लिखते, ऊपर से अवतरित होते हैं शब्द, ब्रह्म से आते हैं, हमारे मस्तिष्क का एंटीना उसे रिसीव कर लेता है, हम तो केवल मीडियम है। इस्लाम भी यही कहता है कि ऊपर से नाजिल होती है कोई चीज तो लिखी जाती है। प्रयास करने से, कोशिश करने से पोइट्री नहीं आती। मांझ तो सकते हैं उसे आप, लेकिन वो अगर आपके भीतर सीड नहीं है तो आप पोइट नहीं हो सकते। तो मैं इस बात को कहता हूँ कि लफ्ज कुछ उतरे फलक से, लफ्ज कुछ उतरे फलक से और गजल में सो गए। लफ्ज कुछ उतरे फलक से और गजल में सो गए। कैसी है ये नींद की जिसने जगाया है मुझे। योग निद्रा। लफ्ज कुछ उतरे फलक से और गजल में सो गए। कैसी है ये नींद की जिसने जगाया है मुझे। डूबता हूँ रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ। दिल बेचारा खुद कहाँ ये ढूंढ पाया है मुझे। कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते, एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है मुझे। उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। जिंदगी का फलसफा ऐसे बताया है मुझे। धन्यवाद। ब्यूटीफुल। ये मुझे ये आ रहा है
कितना खूबसूरत साहित्यिक माहौल होता होगा घर में, हमें भी बताइए। मतलब घर पे कितना साहित्य का माहौल कितना खूबसूरत होता होगा। आई अरे मैं कैन इसमें रियली। एक बात कहना चाहूंगा केनी जी कि अगर अच्छा इंटरव्यूअर होता है तो वो अच्छी चीज निकलवा लेता है लोगों से। इंटरव्यूअर का मतलब ही है कि जो किसी के भीतर झांकने की दृष्टि रखता हो। आपके अंदर वो दृष्टि है कि आपने जो हमारे भीतर था उसको बाहर निकलवा दिया। आप में भी तो थैंक वो यू। सिद्धियां है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी तो जी अब जाते जाते दो जी मैसेजेस जो जी आई मीन एक्चुअली वो बहुत मैटर करेंगे हमारे लिए और पब्लिक के लिए भी। एक तो अच्छा सा मैसेज जो भी आपको सही लगे हमारे आगाज़े महफिल के लिए। अनुपम इसकी फाउंडर हैं और आगाज़े महफिल के लिए मैसेज। और दूसरा जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं कोरोना टाइम से, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से कि वो शांत रहें? मतलब एक उनके लिए मैसेज। देखिए अभी एक मैसेज में मैं एक मिनट की बात कह देता हूँ कि अभी जी। कुछ वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये मैसेज दे रहा हूं मैं मतलब इस बात से। उन्होंने जी। एक चूहे को एक जार में डाल दिया हुँ। और देखा कि अब पानी कम है। चूहा ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आ पाता। आखिर वो थक जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्ट्रगल खत्म हो गए, मैं नहीं कर पाऊंगा। जी। तो जब वो बिल्कुल आखिरी क्षण में होता है हार के, तो उस वक्त वो साइंटिस्ट चिमटी से उस चूहे को बाहर निकाल लेता है। तो चूहे को जब निराश हो रहा था तो एक उम्मीद की किरण आती है कि अरे यार, मैं तो जब बिल्कुल टूट रहा था तब कोई हाथ आया, उसने मुझे बचा लिया। उसने दोबारा फिर उस चूहे को उसमें डाला। तो चूहे ने जो है, पहले वो 1 घंटे में थक गया था लेकिन वो 6 घंटे तक फिर लगातार उसमें अपने तैरता रहा और कोशिशें करता रहा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इट्स ए होपिंग इंडेक्स। अगर आदमी को उस चूहे के अंदर एक उम्मीद आ गई कि देखना, जब मैं बिल्कुल थक जाऊंगा तो कोई ना कोई हाथ आएगा और मुझे उठा लेगा। तो धन्यवाद। आज हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम एक वायरल जार में बंद हैं और छटपटा रहे हैं। हमारे तमाम लोग जो है रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जिसको ये उम्मीद है कि जब हम बिल्कुल हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो कोई एक हाथ आएगा, अदृश्य हाथ ईश्वर का, जो हमें बचा लेगा। तो ये होप की जो एक इंडेक्स आपके भीतर जागृत होगा तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आप सारे संघर्ष को बहुत आसानी से झेल जाएंगे। तो दोस्तों, कितने भी संघर्ष और निराशा के और अवसाद के अंधेरे रातें आए, एक उम्मीद की किरण को आप पकड़ कर चलिएगा, सुबह आपको मिल जाएगी। मैं ये देना चाहता हूँ, चूहे से कम इतनी ही सीख ले लो। जब चूहा जो है एक होपिंग इंडेक्स से इतना कर सकता है, तो आप तो इंसान है। कम से कम उस अदृश्य हाथ पर विश्वास रखिए कि जब आप हारने लगेंगे तो वो आपको सहारा दे देगा। मैं थैंक समझता यू। हूँ कि ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। और जिस मैसेज को जो आगाज़े महफिल के माध्यम से कहने का मुझे ये सुअवसर प्रदान किया हमारी अनुपम मिठास कौरा जी ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वे कनाडा में रहकर, इतनी दूर रहकर भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन के प्रचार और प्रसार के लिए लगी हुई हैं। और ये कोई उनका बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ये उनका प्रोफेशन नहीं है, उनका मिशन है। वो चाहती हैं कि कुछ बाहर रहकर अपने भारत को जिंदा रखूं। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और उनकी आगाज़े महफिल के लिए जो उनकी निष्ठा है, जो उनका डिवोशन है, उसको सैल्यूट करता हूँ। और मैं नीरज जी के साथ सहमति प्रदान करती हूँ। मैं बहुत हाँ बहुत बड़ा काम कर बहुत रही हैं। उनको मेरा बहुत बड़ा अनुपम काम। मिठास जी को मैं सिर्फ बहुत बहुत अनु धन्यवाद दूंगी, शुक्रिया उनका है जी। अनु बचपन से पोइट्री के साथ जुड़ी हुई है। हम सेम स्कूल से पढ़े हैं, सेम क्लास, सेम कॉलेज। तो बचपन से ही वो पोइट्री के साथ जुड़ी हुई है और आज भी वो पोइट्री में इतना कंट्रीब्यूट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल डिवोटेड है, डेडिकेटेड है वो, और बहुत अच्छे। अभी वो या शी इज पोइटेस बाय रियल मेटल, बाय वो बनी रियल हुई मैटर, नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो जाते जाते कोई, जैसे ये कार्यक्रम का नाम है दिल की बातें, तो कोई दिल की बात दिल में ना रहे। मधु जी, कोई दिल की बात दिल में रहनी नहीं चाहिए। तो जो कुछ है दिल में, अगर कोई बात कहना चाहती मैं है बता तो देता हूँ, कह दिल की डालिए। बात ये है, इनकी तरफ से मैं बोल देता हूँ कि आज मजदूर दिवस है, हाँ आज वर्ल्ड लेबर डे है। तो मैंने जी। सब जगह कहा
कि लेबर का सम्मान होना चाहिए। तो आज मेरे लिए बिल्कुल। कितने सम्मान की बात है कि एक मजदूर अपनी मालकिन के साथ बैठ के कविता पढ़ रहा है। और आप ये देखिए कि एक मालकिन मजदूर की 24 घंटे सेवा करती रहती है। सेवा अब करती देखिए, है। मैं तो इनको, मेरे में लेबर डे है आज, इसलिए कहा कि ये मालकिन है, मैं इनका मजदूर हूँ, ये मेरी मनरेगा है, मैं इनके मनरेगा स्कीम भी यही है, मुझे तो बिना सब कुछ मतलब मिल जाता है बिना। मैं ये और यही देख रही संदेश हूँ देना चाहता हूँ कि जी, हर पति पत्नी खूबसूरत अपने आप को जी जी, यही मान के चले कि हम लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पूरक हैं। और खास करके पत्नी के लिए मैंने एक शब्द दिया है जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया। लोग कहते हैं अर्धांगिनी, बेटर हाफ। मैंने शब्द को 2 आड़ी लकीरों से काट दिया क्योंकि मैं इसे औरत का अपमान मानता हूँ। मैं अपनी नहीं, पत्नी को पूर्णांगिनी। अर्धांगिनी नहीं कहता, पूर्णांगिनी कहता हूँ कि तुम पूर्णांगिनी हो मेरी, पूर्ण तुम्हारे हो बिना तो आप, मैं यस, अधूरा हूँ। तो मैंने एक शब्द दिया है। तो दिल की यस, बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी को पूर्णांगिनी समझे, उसे हाफ न समझे, अर्धांगिनी न समझे, क्योंकि बिना ब्यूटीफुल, पार्वती के शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। पार्वती है तो शिव है, वरना शव है। तो मैं यही दिल की बात कहना चाहूंगा कि हम फैमिली में रहकर शिव पार्वती की तरह रहे, वरना आज नई जनरेशन में जितने टूट रहे हैं परिवार, तलाक हो रहे हैं भारत में बहुत ज्यादा, वो नहीं हो। हम लोग एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहें, एक दूसरे के लिए काम करना चाहें, यही मेरे दिल की बात है जो मैं कहना चाहता ब्यूटीफुल। मतलब इतना बहुत अच्छा बहुत आपने धन्यवाद। माहौल या क्रिएट करा, और इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस, इतने मतलब मैं सच में बता रही हूँ कि मेरे आज बहुत सी बत्तियां जली हैं, इतना कुछ सीखने को मिला। और भगवान करे आपका प्यार इसी तरह से बहुत सालों तक बना रहे, और आप इसी तरह से साहित्य के रूप में, हमारे मेंटोर के रूप में कंट्रीब्यूट करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। अब मैं तो कहूंगी अनुपम मिठास जी ऐसे ही इसको आगाज को आगे तक बढ़ाती रहे, फिर मुझे दोबारा से बुलाएं। अभी तो आगाज है, अंजाम देखेंगे। अभी तो आगाज है, महफिल है, अंजाम क्या होगा देखना है। बिल्कुल, वो मुझे पता है, जब आप साथ में है ना तो मतलब, अब वो आपने उम्मीद की बात करी थी ना, तो मुझे लगा कि मैंने किसी चीज को पकड़ रखा है, तो वो उम्मीद को पकड़ रखा है मैंने। जी 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 जी, आई हैव उम्मीद को गॉट रखिए। होल्ड ऑफ द उम्मीद। या तो जल्दी ही, मतलब अभी हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई है, जल्दी ही हम फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच नीरव जी। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, थैंक जय यू। हिंद। या और अगले सप्ताह आज ही के दिन फिर से मुलाकात होगी हमारे एक नए मेहमान और एक नई क्रिएटिविटी के साथ। नमस्कार, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू।